और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं पहली बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जन सुनवाई हुई और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जन सुनवाई की है। मंत्रियों के सामने आमजन अपनी जो समस्याएं हैं वो रख सकेंगे। अलग अलग इलाकों से फरियादी आ रहे हैं, मंत्री के सामने अपनी परेशानियों को रख रहे हैं और उप मुख्यमंत्री से बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर लोग आ रहे हैं, अपनी परेशानियों को रख रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जन सुनवाई की गई है और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने इस दौरान जन सुनवाई की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं अपनी शिकायतों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर, इस उम्मीद में कि उनकी हर एक परेशानी का समाधान हो पाएगा। और डिप्टी सीएम जब इस सुनवाई को देख रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं, तो उम्मीदें और ज्यादा है। इसीलिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अब यहां पर लोग आ रहे हैं, मंत्रियों के सामने आमजन अपनी समस्या रख पाएंगे। अलग अलग इलाकों से फरियादी आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। यहां आप देख पा रहे हैं कि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनको भरोसा दिला। हमेशा 2 घंटे यहाँ बैठेंगे बीजेपी कार्यालय में और अपना निस्तारण करा सकेंगे। इसलिए ये पहल, आज भी मैं बैठा हूँ तो कई लोग अपनी समस्याएं लेके आए हैं और हमने जहाँ फोन पे बात करी, फोन पे बात कर रहे हैं। जिससे भी समस्या का समाधान करवाना है, हम तत्काल उनको भेज रहे हैं और उनके जो भी डॉक्यूमेंट हम लेकर उनसे कार्रवाई निस्तारण करें। हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी हमारा हर मंत्री अपने आवास पे भी जन सुनवाई करता है, लेकिन यहाँ भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों में बिजी रहता है, लेकिन आती है वो निश्चित रूप से अपने आवास पे और यहाँ बीजेपी कार्यालय आए तो यहाँ और सचिवालय में भी हम करते हैं। और वहीं जन सुनवाई के दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अलग अंदाज में नजर आए। एक महिला अपनी परेशानी लेकर पहुंची मंत्री के सामने, तो कैबिनेट मंत्री ने हाथ पर लिखकर समस्या के समाधान का भरोसा दे दिया। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आज चाय की थड़ी पर आम लोगों की जन सुनवाई की। जयपुर के एयरपोर्ट रोड पर बैठे लोगों के साथ चाय पी और इसी दौरान लोगों ने जब मंत्री के सामने अपनी समस्याएं बताई, तभी महिला भी गौशाला से जुड़ी हुई एक समस्या लेकर के आई। अब आपको जरा ये तस्वीरें जरा आप देखिए, महिला अपनी शिकायत लेकर के पहुंची थी और गौशाला से जुड़ी समस्या ये महिला लेकर के आई थी। कई बार मंत्री ने भरोसा दिया, लेकिन महिला जब आश्वस्त नहीं हुई, महिला बार बार भरोसे की मांग करती रही, तब आखिर में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने उनकी समस्या को सुना और उसका भरोसा एक अलग तरीके से दिया। मंत्री मीणा ने हर शिकायत को ध्यान से सुन करके मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए और इस महिला के हाथ पर यह लिख करके भरोसा दिया, आश्वस्त किया कि आपकी इस परेशानी का, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हाथ पर लिख करके वादा किया है। और किरोड़ी लाल मीणा का यह अंदाज अपने आप में अलग है। अलग अलग जगहों पर जन सुनवाइयां हो रही हैं। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जहां पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने लोगों की समस्याओं को सुना, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जो कि अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। महिला जब आश्वस्त होने के लिए, बार बार भरोसा दिलाने के लिए कह रही थी, तो मंत्री साहब ने महिला की हाथ पर ही लिख दिया और आश्वस्त किया कि आपकी परेशानी का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। दौसा से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का अलग अंदाज देखने को मिला। एक कार्यक्रम में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा डांस करते हुए नजर आए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लोकगीतों पर थिरकते हुए नजर आए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जो कि अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और उनकी या तो चर्चाएं रहती हैं, भोल मका मोट्यार तो न जाने हिंद से तेरे सास में भी हाल थे, तेरे सास में भी हाल थे। सुनता ही नाम किरोड़ी को और शान, भोल मका मोट्यार तो न जाने हिंद से। तो मंत्री जी को आपने देखा कि कैसे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकगीत वहां पर चल रहे हैं और वहां पर अपने समर्थकों के साथ जमकर थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से जरा आपको वीडियो दिखा दें। और शान, भोल मका मोट्यार तो न जाने हिंद से,
तेरे तेरे शासन की हालत तेरे शासन की हालत सुनता ही नाम की रोड़ी को और शान। वहीं प्रदेश में यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है और खाद के लिए किसानों की लंबी कतारें लगी हैं। टोकन नहीं मिलने से खाली हाथ किसानों को लौटना पड़ रहा है। यूरिया की किल्लत को लेकर के सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी में वार और पलटवार शुरू हो चुका है। तो यूरिया की किल्लत को लेकर के सियासत भी हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आ चुकी हैं और खाद के लिए किसानों की लंबी कतारों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। भाई टोकन नहीं मिलने से किसान खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। ये तस्वीरें राजस्थान में यूरिया संकट की कहानी बयां कर रही हैं। जगह है जयपुर के पास कोटपुतली की। यहाँ पुरुषों के साथ महिला किसान भी खाद वितरण केंद्रों के बाहर कतार में खड़ी हैं। एक कट्टा यूरिया खाद के लिए किसान अपना कामकाज छोड़कर घंटों लाइन में लगे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही है। टोंक में भी यही हाल है। सिरोही के पिंडवाड़ा में तो 7 गांव के किसान सुबह से लाइन में खड़े हैं। मार्केट में जैसे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जिन्होंने अब लाइसेंसधारी लोग हैं, उनके पास हम जब खाद लेने गए, जिस खाद की यूरिया खाद की रेट 270 रुपए है, वही लोग हमको अब 300, 350, 400, 450, 500 रुपए, 600 रुपए तक लोग बेच रहे हैं। और अब किसान सारे लोग तो शिक्षित है नहीं, किसान परेशान होकर मजबूरन समय जा रहा है, उनकी फसल बिगड़ रही है, उसके चक्कर में 500 से 600 रुपए तक खरीद कर ला रहे हैं और अपना चला रहे हैं। इस पर प्रशासन ध्यान भी दे और ये लोग जो सिटी के लोग जितने भी लाइसेंसधारी हैं या कालाबाजारी कर रहे हैं, इनको बंद करें और इन पर कार्रवाई करें और जो उचित मूल्य है खाद का, उसी माध्यम से किसानों को फायदा मिले इसका। प्रतापगढ़ में सिटी में कालाबाजारी इतनी चल रही है कि एक बैंक के 266 रुपए हैं, उसके 500 से 700 रुपए लूटे जा रहे हैं। इसलिए कलेक्टर मैडम से निवेदन है कि कालाबाजारी को बंद किया जाए और हमारे ग्राम पंचायत लोहारिया के लैंप्स में अभी तक एक भी गाड़ी नहीं आई है यूरिया की। गाड़ी भेजी जाए और किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर मैडम एक्शन में आए, थोड़ा ध्यान दें। और हमारे ग्राम पंचायत लोहारिया के किसान यही चाह रहे हैं कि गाड़ी जल्दी आए, यूरिया की समस्या को समाधान करें। और रबी की फसल के लिए अभी किसान दर दर ठोकरें खा रहा है और फसलें पहले भी नष्ट हो गई है, किसान पहले से दुखी है, किसान मरने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। ये कलेक्टर मैडम को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और हम 7-8 साथी साथ में जाएंगे और कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कृषि विभाग को कुछ जिलों में पुलिस की मदद से यूरिया वितरित करनी पड़ी। कांग्रेस ने सरकार पर मिली भगत से कालाबाजारी कराने का आरोप लगाया है और जांच की मांग उठाई है। बीजेपी की सरकार में यूरिया तो मिल नहीं रहा, किसान को डंडे मिल रहे हैं, किसान रो रहा है और सरकार हंस रही है। बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री रोज झूठ बोलते हैं। सुबह से ये लेकर जो रोज झूठ बोलते हैं वो धर्म के खिलाफ है। किसान तिल तिल मर रहा है। कहां गई यूरिया खाद? कालाबाजारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे कालाबाजारी हो रही है, यूरिया गायब हो गई। और झूठ बोलते हैं बीजेपी के मंत्री, कह रहे हैं कि हमें तो केंद्र सरकार पूरी यूरिया उपलब्ध करा रही है। तो फिर यूरिया के आपके गोदामों में भर ली क्या आपने? दूसरी तरफ राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि नकली खाद के कारखानों पर छापेमारी के बाद अब बाजार में असली यूरिया उपलब्ध है और किसान डर की वजह से जरूरत से ज्यादा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। फर्टिलाइजर नहीं ऐसा हवा पैदा करके किसान ज़्यादा फर्टिलाइजर डालेगा, ज़्यादा लाएंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। किसान को भी आर्थिक दृष्टि से नुकसान होता है और हेल्थ हैजार्ड बहुत ज़्यादा है इन फर्टिलाइजर के, पेस्टिसाइड्स के। आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। राजस्थान में बुआई का सबसे अहम समय चल रहा है और ऐसे में यूरिया की कमी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जिलों से आ रही शिकायतें बताती हैं कि सप्लाई सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसान कतार में हैं, उम्मीद में हैं और प्रशासन के भरोसे पर खड़े हैं कि खाद समय पर मिले ताकि खेतों में फसल बच सके। सुशांत पारेख की रिपोर्ट, एनडीटीवी के लिए। किसानों को परेशानी है और मंत्री की तरफ से बयान दे दिया गया है,
लेकिन इस पर क्या अभी स्थिति है, दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, जरा सबसे पहले बताइए कि परेशानी अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रही है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी कारण जो है कई अलग अलग बताए जा रहे हैं। अब मंत्री जी से पूछा गया तो हीरालाल नागर साहब ये कह रहे हैं कि भाई ज्यादा इसमें खरीदारी हो रही है, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, तो इस वजह से इसकी कमी हो रही है। बिल्कुल, देखिए, जब चुनाव आते हैं तो किसानों को बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और किसान एक यूं कहे कि दोनों ही पार्टी के लिए या नेताओं के लिए एक वोट बैंक जो है वो माना जाता है। किसानों को लेकर ये करेंगे, लेकिन वो हकीकत क्या होती है वो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। किस तरह से कोटपुतली की तस्वीर आ रही है, सिरोही की तस्वीर आ रही है, टोंक की तस्वीर आ रही है कि वहाँ पर यूरिया लेने के लिए जो अमूमन अब से 3 से 4 महीने पहले आप देखेंगे तो यूरिया किसान जाता था और लेकर आता था, लेकिन अब उस यूरिया लेने के लिए उसको घंटों कतार में अपना इंतज़ार करना पड़ रहा है। एक किसान जो है वो अपना काम करता है, फसल बोता है, बुआई का भी समय चल रहा है, तो वो अपना काम करता है, तभी जाकर उसका परिवार चलता है, उसकी रोजी रोटी का जो व्यवस्था है वो होती है। लेकिन वो अपना पूरा दिन का काम छोड़कर केवल यूरिया लेने के लिए पूरे दिन अपना खराब कर रहा है, तो कहने का उसका काम भी जो है प्रभावित हो रहा है। हालांकि जो सरकार है उनका तर्क ये कहना है कि अभी हाल में नकली यूरिया पर कार्रवाई की गई थी, तो ऐसे में वो नकली जो यूरिया है वो ख़त्म हो चुकी है, केवल ओरिजिनल और जो सही है वही मिल रही है, तो किसान अब उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो ज़्यादा खरीद और डिमांड एकदम से ज़्यादा हो गई है। तो वहीं जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, जो पूर्व मंत्री रहे प्रताप सिंह, उनका कहना है कि कालाबाजारी इनकी मिलीभगत से हो रही है। तो दोनों ही जो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो एक दूसरे पर, लेकिन दीपक, सवाल तो यहाँ पर ये भी है कि भाई पहली बार तो हो नहीं रहा ये जो खाद और यूरिया की जो कमी है या इसकी जो किल्लत बन रही है, ऐसा तो है नहीं कि इसी सरकार में हो रहा है, पहले भी तो होता रहा था। बिल्कुल, देखिए, ये जो मंत्री है उनका भी ये जो कहना है कि हमने अभी थोड़े दिन पहले आपने भी अपने एनडीटीवी ने भी कवर किया था कि किस तरह से नकली यूरिया पर कार्रवाई हुआ था, एक्शन हुआ था, तो उसके बाद नकली जो माल है वो पूरी तरह से यूं कहें कि अब एक डर है, माफियाओं पर एक डर है और वो नकली चीज़ जो है वो नहीं बेच रहे। लेकिन एकदम से अब जब किसान है उनकी जो ज़रूरत है वो ज़्यादा है, तो वो अब डबल खरीद रहा है, तो ये भी एक जो महत्वपूर्ण वजह है वो हो सकती है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये यूरिया का जो संकट है वो हमेशा से चलता आया है, सरकारें बदलती रहती है, एक जाती है एक आती है, हाँ। लेकिन जो किसान है वो हमेशा से परेशान होते हैं। तो ऐसे में अब जो स्थानीय सरकार है, बीजेपी की सरकार, उन्होंने केंद्र सरकार से भी उन्होंने मांग की है कि उनको जो यूरिया जितना मैट्रिक टन जो ज़्यादा मिलना चाहिए वो ज़्यादा मिले, तो खाद और यूरिया ज्यादा मिले ताकि जो उपलब्धता है वो ग्रामीण इलाकों के अंदर या प्रदेश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच सके और निर्बाध रूप से आपूर्ति उनकी की जा सके। बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए दीपक। और जरा अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटा से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस नेताओं के बीच धक्का मुक्की हुई, आपस में भिड़ने का वीडियो भी वायरल हुआ। नेमीचंद गुर्जर और दीपक नामदेव के बीच में झड़प हुई है। सोशल मीडिया पर ये सीसीटीवी जो है वो वायरल हो चुका है और एसआईआर को लेकर के बैठक बुलाई गई थी। वहीं कोटा में आयोजित हुई कांग्रेस की इस बैठक में हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई, इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है। अब जरा आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये कांग्रेस की बैठक की वो तस्वीरें हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के ही ये दो नेता हैं, इसमें कोई बीजेपी का नेता नहीं है, आपस में ही वो भिड़ रहे हैं। एसआईआर को लेकर के बैठक बुलाई गई थी। बात देखिए कि मुद्दों से ज्यादा आपस में तनातनी कितनी ज्यादा है कि पार्टी की बैठक के अंदर वहां नेताओं के बीच में तूतू मैमे होने लगी और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, धक्का मुक्की होने लगी। आपस में भिड़ने का ये वीडियो वायरल हो चुका है। नेमीचंद गुर्जर और दीपक नामदेव के बीच में ये झड़प की तस्वीरें सामने आई और सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आया जो जमकर वायरल हो रहा है। प्रभारी ने इस मामले की रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी भेजी है। बैठक बोरखेड़ा इलाके में तिरंगा चौक स्थित एक भवन में हुई थी। एसआईआर को लेकर के कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन यहां आप देखिए कि हालात क्या हो गए थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में टकराव कितना ज्यादा है वो यहां इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दिया। शाकिर हमारे सहयोगी जुड़ गए। शाकिर, ये एसआईआर को लेकर के बैठक बुलाई गई थी, रणनीति आगे बनानी थी सरकार को घेरने के लिए, लेकिन वहां आपस में ही घेराबंदी हो जाती है, तूतू मैमे और नौबत धक्का मुक्की तक आ जाती है। जी देखिए, बिल्कुल ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है उसका सीसीटीवी जो फुटेज है वो अब लगातार वायरल हो रहा है। जो नेमीचंद गुर्जर हैं, जो विधानसभा लाड़पुरा के प्रभारी हैं, वो मीटिंग लेने के लिए आए थे और जो मंडल अध्यक्ष हैं दीपक सिंह नामदेव, उनके जो मंडल है वहां पर ये मीटिंग आयोजित हो रही थी। लेकिन इस दौरान ही जो है धक्का मुक्की हुई, गाली गलौच हुई और मीटिंग भी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई और बीच में ही जो प्रभारी हैं वो वापस छोड़ के चले गए। जिस तरह का बात सामने आ रही है उसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि
मीटिंग कितनी हंगामेदार रही होगी, क्योंकि पूरी तरह से धक्का मुक्की की जा रही है, एक दूसरे को से भिड़ने के लिए उतारू नजर आ रहे हैं। इसकी शिकायत जो है प्रभारी जो है नेमीचंद गुजर, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी की है। दरअसल ये पूरा मामला जो है मीटिंग को लेकर के था, SIR को लेकर के, कार्यकर्ताओं को जागरूक करने को लेकर के ये मीटिंग थी। इसके अलावा जो कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़ वाली जो ठीक है आंदोलन कांग्रेस कर रही है, उसके तहत ये मीटिंग आयोजित थी, लेकिन यहाँ ये मीटिंग भी नहीं हो सकी और आपस में और मीटिंग में ही आपस में भिड़ने लगे तो यहाँ पर सवाल उठने लगे, तस्वीरें भी सामने आई तो हंगामा ज्यादा हुआ। खैर, बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी देने के लिए। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश के IAS संतोष वर्मा का बयान सामने आया है और ब्राह्मण समाज ने टिप्पणी की तीखी निंदा की है, बर्खास्त कर जेल भेजने की कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली थाना पर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। दरअसल मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के IAS संतोष वर्मा के बयान का मामला है, जो कि अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण समाज ने टिप्पणी की तीखी निंदा की है और बर्खास्त कर जेल भेजने की मांग की है। वहीं कोतवाली थाने पर इस दौरान जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और अजमेर से बड़ी खबर, जहां योजना के शुभारंभ के दौरान हंगामा हुआ और पोस्टर पर विधायक की फोटो नहीं मिली। विधायक अनीता भदेल की फोटो गायब होने का मामला और फोटो ना होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी बन गई। कार्यकर्ताओं ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। हम प्रोटोकॉल में नहीं आते तो हम चले जाते, ये अनीता भदेल का कहना है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ADA की श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर योजना के शुभारंभ समारोह में हंगामा हो गया। विधायक अनीता भदेल की फोटो कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए पोस्टर पर नहीं मिली। कार्यकर्ताओं ने इसे मामले को लेकर आक्रोश जताते हुए कहा कि दक्षिण विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन दक्षिण की 5 बार की विधायक और पूर्व मंत्री अनीता भदेल की तस्वीर तक पोस्टर में नहीं लगाई गई। अब पोस्टर पर मैडम की तस्वीर ना होने को लेकर के सवाल उठाए गए और इसी पर हंगामा बढ़ता चला गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जरा आपको ये वीडियो एक बार आपको दिखाते हैं। और मेरे कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो मैं कैसे रहूंगी भाई? मेरे कार्यकर्ता के पीछे मैडम फोटो की बात है, नाम की बात, कोई लॉजिक होता है, कोई स्पेसिफिकेशन होता है किसी चीज का। नहीं, कम्युनिकेशन गैप क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो नहीं है, उनकी फोटो नहीं है। चलो मैम, तो हम एडजस्ट कर ले। इतना तो लॉजिकल होना चाहिए, इतना तो कंसर्न होना चाहिए, इतना श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आप लोग। आप सुन रहे हैं, यहाँ पर जो विधायक हैं उनके कार्यकर्ता भी ये सवाल उठा रहे हैं कि साहब देखिए, यहाँ पर फोटो तक नहीं है। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जरा बताइए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और विधायक की फोटो ना होने को लेकर इतनी नाराजगी? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर की दक्षिण की राजनीति आज एक पोस्टर की वजह से गर्मा गई है। ADA की श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर योजना के शुभारंभ में अजमेर से जो 5 बार की विधायक है भाजपा से अनीता भदेल और एक बार मंत्री भी रह चुकी है, उनकी तस्वीर पोस्टर से गायब थी। और इस बात को लेकर जो कार्यकर्ता हैं उनको काफी नाराजगी यहाँ पर हुई। उन्हें लगा कि उनके नेता को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया और कार्यकर्ताओं ने खुलकर इस बात से नाराजगी जाहिर की। और विधायक अनीता भदेल ने साफ तौर पर यह भी कह दिया, अगर वह प्रोटोकॉल में नहीं आती तो वह कार्यक्रम से चले जाती हैं। करा लो, यानी कि मंत्री जो खर्रा जी आए हुए थे, उनके शिलान्यास से कार्यक्रम उन्हीं से करा लो, अगर वह प्रोटोकॉल में नहीं आती तो वह चले जाती है। तो इस बात को लेकर यहाँ पर काफी माहौल तनावपूर्ण हो गया और इस कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी। और यहाँ पर जो आयुक्त हैं के नित्या अजमेर विकास प्राधिकरण की, उनसे नाराजगी जाहिर की गई, उपायुक्त से नाराजगी जाहिर की गई और फिर कुछ समय बाद मामला शांत हुआ और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर हो चुका। तो और अच्छा पवन, इस पर प्राधिकरण के लोगों का क्या कहना है? तकनीकी रूप से खामी कहाँ आई भाई? ये तो बात वाजिब है कि विधायक हैं और उनकी फोटो उस पर कार्यक्रम में नहीं थी। जी देखिए, यहाँ पर जो प्रशासन का कहना है, जो कि ऑन कैमरा तो नहीं कहा, मगर वो ये कहते हुए नजर आए आपस में कि प्रोटोकॉल में ये नहीं है कि विधायक की फोटो यहाँ पर लगाई जाए। ऐसी आपस में बात चल रही थी जो कार्यकर्ताओं ने सुन ली और इस बात को लेकर नाराज यहाँ पर
नाराजगी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर जाहिर हुई और खुद विधायक अनीता बघेल ने भी ये इस बात से नाराजगी जाहिर की है। हालांकि जो अधिकारी है वह कह रहे थे कि वापस से कुछ नया पोस्टर बनवा देते हैं, तब तक जो है कार्यक्रम पूरा समाप्त हो चुका था, मगर दूसरा जो पोस्टर है वो नहीं आया और इस नाराजगी को लेकर पूरे शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय रहा कि दक्षिण विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, दक्षिण विधायक की जो फोटो है वो पोस्टर से गायब थी, तो ये कहीं ना कहीं और इसी को लेकर के बड़े सवाल उठे और यहाँ पर विधायक की फोटो ना होने को लेकर के नाराजगी थी। बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं। भरतपुर में समाजों का गुस्सा बढ़ रहा है। बीडीए ने यूआईटी द्वारा आवंटित जमीन को निरस्त कर दिया और यह जमीन छात्रावास और सामुदायिक भवन बनाने के लिए दी गई थी। समाजों का कहना है कि उन्होंने समय पर आवेदन किया, पैसा भी जमा कराया, लेकिन आवंटन पत्र नहीं दिया गया। अब अचानक जमीन का आवंटन रद्द कर दिया गया। इसी को लेकर बड़ी संख्या में लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और सीएम के नाम ज्ञापन जीएम को सौंपा गया। लोगों ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो आवंटन रद्द होने पर सभी समाजों ने अपना रोष जताया। भरतपुर में बीडीए का बड़ा फैसला और इस दौरान यूआईटी की जमीन आवंटन निरस्त करने को लेकर के ये जानकारी मिल रही है। छात्रावास और सामुदायिक भवन की जमीन को रद्द किया गया और इसलिए आपको बता दें कि ये जमीन छात्रावास और सामुदायिक भवन बनाने के लिए दी गई थी और समाज के जो लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने समय पर आवेदन भी किया, पैसा भी जमा करवाया, लेकिन आवंटन पत्र अभी तक नहीं दिया गया। अब अचानक से जमीन का आवंटन रद्द कर दिया गया। इसी को लेकर के बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपा है और लोगों ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जो कि वाजिब मांगे हैं भाई, जब वो कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा भी दे दिया, उन्होंने समय पर पैसा दिया, आवेदन जमा कराया, लेकिन आवंटन पत्र नहीं दिया गया और उसके बाद में अब आवेदन रद्द कर दिए गए। वहीं राजस्थान में पंचायत चुनाव की देरी ने गांव की तस्वीर बदल दी है। विकास कार्य ठप हैं, फंड अटका हुआ है और जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी से ग्रामीणों की आवाज दब गई है। आंदोलन तेज हो रहे हैं। सवाल यही कि चुनाव कब होंगे और गांव का इंतजार, गांव के विकास का इंतजार आखिर कब खत्म होगा। तो सरपंच और तमाम जो प्रतिनिधि जिनको चुनने के लिए प्रक्रिया होनी है उसमें देरी की वजह से फिलहाल गांव की तस्वीर बदल रही है। ग्रामीणों की आवाज दब गई है क्योंकि चुनाव टलने से संकट खड़ा हो गया, फंड रुक गए हैं, काम ठप हो चुका है। राजस्थान में पंचायत चुनाव टलने का असर अब गांव की जिंदगी पर साफ दिख रहा है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जगह बैठे प्रशासक सिर्फ कागजी काम तक सीमित हैं और विकास की रफ्तार थम गई है। केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का फंड रोक दिया है, जिससे पेयजल, शौचालय निर्माण, सड़क और सफाई जैसी योजनाएं अधर में लटक गई हैं। सरपंच संघ का कहना है कि 1.5 साल से राशि नहीं मिलने के कारण गाँव में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पानी की टंकियां खाली हैं, शौचालय अधूरे हैं और सड़कें टूटी पड़ी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चुने हुए प्रतिनिधियों के बिना उनकी आवाज दब गई है और समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। पंचायत चुनाव में देरी ने लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई को कमजोर कर दिया है और गांव का विकास ठप पड़ गया है। पंचायती राज के चुनाव नहीं होने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि राजस्थान के पंचायती राज विभाग को केंद्र सरकार से मिलने वाली 3000 करोड़ की राशि नहीं मिल पाई है। इसकी वजह से न केवल विकास कार्य नहीं हो रहे बल्कि 1.25 लाख से ज्यादा पंच और करीब 11,000 सरपंचों को भी मानदेय देने में परेशानी हो रही है। राजस्थान में पंचायत चुनाव की देरी अब सीधे वित्तीय संकट में बदल गई है। केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का फंड रोक दिया है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 की पहली किश्त 1300 करोड़ की और दूसरी किश्त 1800 करोड़ रुपए शामिल है। वित्त आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं होने पर फंड जारी नहीं होगा और यही वजह है कि अब तक राज्य को एक भी रुपया नहीं मिला है। नतीजा यह है कि ग्राम पंचायतों में विकास के काम पिछले 1 साल से ठप पड़े हैं। 1.25 लाख पंच और 11,000 से ज्यादा सरपंचों को मानदेय तक नहीं मिला है। ग्रामीण इलाकों में पेयजल, सड़क, शौचालय निर्माण और सफाई जैसी योजनाएं रुक गई हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं। कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो उसको कटना है, तो ये कब तक खैर मनाएंगे। पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव इनको कराने पड़ेंगे और जिस दिन कराएंगे
इनकी पोल सामने आ जाएगी, इनकी पोल खुल जाएगी और इनका नकाब उतर जाएगा कि जो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से तांडव नृत्य और भ्रष्टाचार का आनंद इन्होंने चला रखा। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की देरी ने हालात को गरमा दिया है। राज्य सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन लागू करने की तैयारी में है और निर्वाचन आयोग भी इसी दिशा में काम कर रहा है। लेकिन SIR रिपोर्ट और OBC प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट लंबित होने से चुनाव फिलहाल टलते दिख रहे हैं। अनुमान है कि मई जून में चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन इस देरी ने जयपुर में पंचायत समिति प्रधानों को आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया। कार्यकाल खत्म होने पर खुद को प्रशासक बनाए जाने की मांग को लेकर 200 से ज्यादा प्रधान राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। प्रधान संघ के अध्यक्ष दिनेश सुंडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हाउस जाकर मांग पत्र सौंपा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की। अब प्रधान आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक करने वाले हैं और साफ संकेत है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। पूरे राजस्थान से हमारे प्रधान साथी जयपुर पहुंच चुके हैं। लगभग 200 की संख्या में हमारे प्रधान पहुंचे हैं और अभी CM हाउस में बातचीत की है और सभी साथी एक ही मांग कर रहे हैं, जिस पे बड़ी पॉजिटिवली अधिकारियों ने चर्चा की है और CM साहब के पास भी अभी बात पहुंचाई है कि पंचायत राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, या तो समय पे चुनाव कराए जाएं या चुनाव नहीं करा पा रहे हैं तो उस स्थिति में 10 दिसंबर को समाप्त होने वाले जो प्रधानों का कार्यकाल है, जैसे सरपंचों को प्रशासक लगाया गया है, उन प्रधानों को और जिला प्रमुखों को भी प्रशासक लगाया जाए ताकि जो पंचायत राज की व्यवस्था है चरमराए नहीं और ग्रामीण क्षेत्र के विकास की जो कड़ी है वो बाधित नहीं हो। तो इस बात को लेके सभी प्रधान साथी अभी CM हाउस जाके आए हैं और अभी पंचायत राज सेक्रेटरी से भी मिलेंगे, CS से भी मिलेंगे। पंचायत चुनाव में देरी ने राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे को कमजोर कर दिया है। ग्रामीण विकास की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और केंद्र का फंड जारी नहीं होने से हालात और मुश्किलों से भरे हो गए हैं। गाँव में पेयजल, सड़क और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं ठप हैं। ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों से समझौता करना पड़ रहा है। चुनाव कब होंगे ये तय नहीं है, लेकिन गाँव का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है और विकास अधर में लटका है। जयपुर से विश्वास शर्मा और सुशांत पारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, अब गांव के अंदर विकास को लेकर के इंतजार है और ये माना जा रहा है कि भाई परिवर्तन कैसे होगा, कब होगा, क्योंकि काम तो अटके पड़े हैं, काम रुके पड़े हैं। बिल्कुल शुभेंदु, क्योंकि पंचायत सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और उस पंचायत के जरिए ग्रामीण इलाकों का पूरा विकास का जो ढांचा है, कामकाज है, उसकी रूपरेखा तय होती है। राजस्थान में करीब 11,310 ग्राम पंचायतें हैं और आप ये देखिए कि 7,000 सरपंचों का कार्यकाल प्रदेश में जनवरी-फरवरी में यानी साल के शुरू में खत्म हो गया था और बाकी जो थे उनका कार्यकाल सितंबर-अक्टूबर में खत्म हो गया। यानी सितंबर-अक्टूबर के साथ ही इलेक्शन करवाए जाने चाहिए थे, उससे पहले होने चाहिए। लेकिन सरकार ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत एक प्रशासक लगाने की प्रक्रिया की और उसी की वजह से चूंकि चुनाव नहीं हुए और पंचायती राज को जो फंड मिलता है केंद्र सरकार से करीब 3,000 करोड़ का, जो 2 किस्तों में आना था, वो रुक गया और रुकने के साथ ही अब इन पंचायतों में आप ये देखिए विकास कार्य तो दूर की बात है, करीब 6-6,500 हज़ार रुपये सरपंच को जो मानदेय मिलता है या मीटिंग में आने को पंच को जो राशि मिलती है मानदेय के रूप में, वो भी नहीं मिल पा रही। तो बैठकें जो है वो नहीं हो पा रही और बैठकें नहीं हो पा रही हैं तो पंचायतों में काम कैसे होगा, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, निर्माण कार्य हो। और यही कारण कि जितने सरपंच हैं उनका एक बड़ा धड़ा जयपुर में है। वो पंचायती राज मंत्री से मिले हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं और इसीलिए ये माना जा रहा है कि भाई चीजों को बेहतर करने के लिए चुनाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, छोटी सरकार चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया सुशांत इस पर जानकारी देने के लिए।